नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। साल 2018 में प्रकाश जोशी अपनी पत्नी मीना और बेटी अनन्या के साथ ऊटी की पहाड़ियों में सफ़र करने गए थे, लेकिन वहां उन्हें डरावने अनुभव नजर आने लगे। घने कोहरे और सुनसान रास्तों के बीच उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई और फिर अनन्या किसी रहस्यमय लड़की को देखे जा रही थी। अनन्या अचानक गायब हो गई और जब वापस मिली तो उसकी आंखें इंसानी आंखें नहीं थी। वो किसी अनजान शक्ति के संपर्क में आ चुकी थी, जो ना देखती थी और ना समझती थी, पर भीतर ही भीतर अंदर तक समा जाती थी। हर हर पल के साथ माहौल और डरावना होता गया, जैसे वो किसी और ही दुनिया में फंस गए हो। ये कहानी बताती है कि कुछ रास्ते सिर्फ देखने के लिए होते हैं, चलने के लिए नहीं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। साल 2018 की बात है। आज से ठीक 7 साल पहले की बात है। जनवरी का दूसरा हफ्ता था। हम तीनों लोग, प्रकाश जोशी, मेरी पत्नी मीना और मेरी 17 साल की बेटी अनन्या, ऊटी जा रहे थे। सुबह ठंड थी, धुंध बहुत गहरी थी और पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलना बहुत कठिन हो रहा था। मैं गाड़ी चला रहा था, मीना मेरे बगल में बैठी थी और मेरी बेटी अनन्या पीछे वाली सीट पर। हमने बेंगलोर से सुबह 6 बजे निकल गए ताकि दोपहर तक हम ऊटी पहुंच सके। 10:30 बजे के करीब हम नीलगिरी की घाटियों में दाखिल हो चुके थे। रास्ता खूबसूरत था, लेकिन धुंध अब और गहरी होती जा रही थी। सामने का कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था और हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी, वो ठंडक जो हड्डी के आर पार हो जाती है। मीना बार बार कह रही थी, धीरे चलो प्रकाश, कुछ दिख नहीं रहा। और मैं बस यही कहता था, थोड़ी दूर और, फिर एक जगह गाड़ी रोक लेते हैं और चाय पियेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10:30 बजे के करीब अचानक गाड़ी का इंजन एक झटका खाकर बंद हो गया। हम पहाड़ों के एक मोड़ पर थे, दोनों ओर गहरी घाटी और हमारे चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद धुंध। मोबाइल का नेटवर्क गायब था और आसपास कोई दुकान या घर भी नहीं दिख रहे थे। मीना तो घबरा गई, पर अनन्या उतनी परेशान नहीं थी। वो चुपचाप बाहर उतरकर कुछ देखने लगी। तभी उसने कहा, मम्मी देखो, वो लड़की कितनी अजीब है। हमने सोचा शायद किसी और यात्री की बेटी होगी, शायद भटक गई होगी वो लड़की, लेकिन जब हमने देखा तो कुछ नहीं था। मीना ने पूछा, कहाँ है लड़की? अनन्या ने कहा, माँ अभी तो यहीं थी। वो हंस रही थी। उसने मुझे बुलाया भी और वो अचानक से धुंध में भाग गई। मैं चिल्लाया, अनन्या वापस आओ, लेकिन उसकी परछाई भी धुंध में गुम हो चुकी थी। हम दोनों अनन्या के पीछे भागने लगे। सिर्फ खामोशी थी। कई घंटे बीत गए, कुछ पता नहीं चला। सूरज डूबने लगा था। मीना की आंखों में आंसू थे और मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक मीना ने प्रकाश से कहा, प्रकाश वो देखो, वो बैठी सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठी अनन्या। वो चुपचाप थी, हिल भी नहीं रही थी। मीना दौड़कर उसके पास गई और उसका चेहरा उठाया। फिर मीना ने जब अनन्या का चेहरा उठाया तो उसका चेहरा बिल्कुल शांत, एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके होठों पर वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी माँ बेटी के बीच होता है। उसका शरीर बहुत ठंडा था। सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी तरह काली पुतली नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, जैसे कोई चीज़, जैसे वो आंखें किसी इंसान की ना हो।
मैं रुक गया, मेरे कदम हुए थम गए। मीना कांपती आवाज में बोली, अनन्या, अनन्या क्या हुआ तुझे बेटा? तुमने अनन्या की गर्दन धीमे धीमे मुड़ी और वो मीना की तरफ देखने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खाली मुस्कान। 4:30 बज रहे थे, सूरज डूब चुका था, लेकिन अंधेरा और धुंध मिलकर कुछ और ही बता रहे थे। मैं पास गया, उसकी नफ्स देखी, धड़कन धीमी थी लेकिन थी। मीना उसे गले लगाकर रोने लगी और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने उसे पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाना शुरू किया। जब हम मुड़े तो अनन्या अचानक बोली, वो फिर आ रही है मम्मी, हम दोनों ठीक है ना? मीना ने पूछा, कौन आ रही है? अनन्या ने वही बात दोहराई, इस बार वो और भी ठंडी आवाज में, जो मुझे बुला रही है। उसके पास कोई चेहरा नहीं था। उसकी ये बात सुनते ही मेरी सांसें थम गई। उस समय शाम के करीब 5 बज चुके थे। हम नीलगिरी के कुन्नूर मोड़ के पास थे, जहां नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। आसपास घना जंगल था और हमसे करीब 1 किलोमीटर पीछे एक बंद ढाबा था, जहां सुबह चाय पीने का प्लान हमने बनाया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मीना गाड़ी के पास ले गई। मैंने बोनट खोलकर इंजन स्टार्ट करने लगा। एकदम से ऐसा लगा जैसे गाड़ी में कोई हल्की सी हरकत हुई, पर मैंने सोचा शायद हवा से कुछ हिला हो। इसी बीच अनन्या गाड़ी के भीतर बैठ गई और शीशे से बाहर देखने लगी। उसकी आंखें अब भी वैसे ही थी, काली, गहरी और किसी और दुनिया में डूबी हुई। मीना उसके पास बैठ गई और जोर से उसे पकड़ लिया। वो उसकी माँ थी, चिंता तो लगी थी, और अनन्या इनकी इकलौती बेटी। दोनों के बीच हमेशा बहुत प्यारा सा रिश्ता रहता था, माँ और बेटी के बीच। अनन्या हर बात अपनी माँ से शेयर करती थी और मीना उसके बाद सब कुछ छोड़कर आ जाती थी। शायद इसलिए मीना उस वक्त टूटने की कगार पर थी। शाम के 5:20 हो चुके थे। धुंध और भी नीचे उतर आई थी और सड़क के दोनों तरफ अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ में टॉर्च था, जो सिर्फ लाइट की रोशनी जिससे निकलती थी। मैंने सोचा आसपास जाकर कोई मदद मिल जाए, लेकिन मीना ने मना कर दिया, प्रकाश तुम अकेले मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हामी भरी, लेकिन मन नहीं मान रहा था। तभी अनन्या ने फिर कुछ कहा, बहुत धीरे, बहुत धीमे, जैसे कोई नींद में बड़बड़ा रहा हो। वो मेरे कान में कुछ कह रही थी, पर आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई अंदर से बोल रहा हो, मेरे अंदर से। लेकिन मेरे हाथ में टॉर्च थी और गाड़ी के सामने कुछ दूर तक चलने लगा। सड़क सुनसान थी, लेकिन दूर दूर तक जैसे कुछ सड़कने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ ज़मीन से आती थी, हवा से नहीं। करीब 50 मीटर आगे जाने पर मैंने एक पत्थर पर देखा जैसे कोई बैठा हो। मैंने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। पर जब टॉर्च नीचे की तरफ करी तो कुछ गीला गाढ़ा सा कुछ रास्ते पर फैला था, जैसे किसी ने उसे रास्ते पर कुछ घसीटा हो। वो कोई खून नहीं था, कुछ और था। वो चीज़ मिट्टी में मिलती जा रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध, सड़ी हुई लाश की गंध। पर उसमें कुछ और भी था। और तभी पीछे से मीना चीख पड़ी। मीना की चीख सुनी तो मेरा दिल कांप गया। मैं बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा गाड़ी की ओर। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों में किसी ने रस्सी बांध ली हो। सड़क पर फैली धुंध और गाड़ी की ओर मैं भाग रहा था, इतना कि हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, देखा मीना बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भाव था, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। उसकी आंखें अनन्या के अंदर देख रही थी। अनन्या अब भी वहीं बैठी थी, पर उसका चेहरा अब शीशे की तरफ नहीं था। उसने गर्दन घुमाकर सीधे मीना की ओर देखा और फिर उसके होठ हिले, बिल्कुल धीरे से। तूने मुझे क्यों नहीं रोका मम्मी? मीना कुछ बोल नहीं सकी,
मैं पास जाकर मीना का कंधा पकड़ा। क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। वक्त 6 बज चुके थे शाम के। चारों ओर गहरा अंधेरा और घनी पहाड़ियों में धुंध बहुत गहरा, जैसे ही हम इस दुनिया के हो ना, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि कोहरा और धुंध इतने थे, बल्कि किसी जमे हुए समय में फंस गए हो। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अनन्या के सामने बैठा और उसका चेहरा गौर से देखा। उसके चेहरे पर अब वो पहली वाली मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें एकदम शांत थी, लेकिन उसमें कोई पहचान नहीं बची थी। वो मेरी बेटी नहीं थी, कोई और थी। मीना बगल में बैठी उसका हाथ पकड़ रही थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस अपनी बेटी को छूकर यकीन करना चाहती थी कि वो अब भी जिंदा है। हम तीनों कुछ कहे बिना बैठे रहे। एक अजीब सी चुप्पी थी। गाड़ी के अंदरूनी शीशे धीरे धीरे भाप से भरने लगे, लेकिन बाहर कोई आवाज़ नहीं थी। तभी एक अजीब बात हुई। अनन्या ने अपनी माँ का हाथ धीरे से खींचा और बोली, क्या आपको वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है जो लगातार मुझे बुला रही है? मीना काँप गई। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अनन्या ने अपनी उंगली अपने होठों पर रख दी और बोली, वो वापस आ रही है। मैंने बाहर देखा तो कुछ नहीं था, पर हवा अब कुछ भारी सी लगने लगी थी, जैसे उसमें कोई भारीपन हो, ऐसा महसूस हो रहा था। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वक्त 6:20 हुआ। मैं सीट से उठकर बाहर निकला क्योंकि अंदर घुटन हो रही थी, लेकिन अब धुंध गाड़ी के अंदर आ चुकी थी, जैसे उसका कोई वजूद हो, जैसे वो खुद चलकर अंदर घुसना चाह रही हो। मैंने एक गहरी सांस ली और तभी मेरी नज़र बाई तरफ सड़क के किनारे पर पड़े उस मोड़ पर गई जहां अनन्या पहले गुम हुई थी। उस जगह अब भी कुछ हिल रहा था। मैं वापस मुड़कर गाड़ी के पास आया और मीना से कहा, मीना, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं देख कर आता हूँ वहाँ पर क्या है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा, जैसे उससे लग रहा हो कि मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा। मैंने टॉर्च ली और उस मोड़ की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ हवा और भारी हो रही थी। मेरे चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, लंबे सीधे खड़े हुए, जैसे कोई शैतान या राक्षस। और सड़क पर अब भी वो अजीब तरीके से पेड़ हिल रहे थे, जो कुछ देर पहले शांत दिख रहे थे हमें। सड़क का वो मोड़, उस पर एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल गीले थे और उसका सिर थोड़ा एक तरफ झुका हुआ था। मैंने टॉर्च उसकी तरफ डाली और तभी बिजली की तरह मेरे शरीर में कुछ दौड़ गया। मतलब कि जैसे मैंने टॉर्च की रोशनी उस लड़की पर डाली, मुझे एक झटका सा लगा। मैं अंदर तक हिल गया था। वो अनन्या जैसे दिख रही थी। पीछे से मीना की आवाज़ आई, प्रकाश, अनन्या अभी भी गाड़ी में बैठी है। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। टॉर्च मेरे हाथ से गिरी तो एक पल को ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल या समय ठहर गया हो। उस मोड़ पर खड़ी वो परछाई अब भी वैसी ही थी, हिलती नहीं, बोलती नहीं, बस खड़ी थी। हवा में कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन कानों में एक अजीब सा भनभनाहट शुरू हो गई थी, जैसे कोई बहुत धीमे सुर में कुछ कह रहा हो। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने झुककर टॉर्च उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ जैसे सुन्न हो गए। उसी समय मेरे पैरों के पास से ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत पास से गुजर रहा हो, छूते हुए, लेकिन कोई दिखा नहीं। नीलगिरी की घाटियाँ जो दिन में
पोस्ट कार्ड जैसे लगती हो। अब उस समय किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। रास्ता पहचानना मुश्किल हो गया था। मोड़ पर जो लड़की दिख रही थी वो अब भी टॉर्च को मैंने हल्की रोशनी में उसको देखा तो वो खड़ी थी, लेकिन अब उसके सिर के पीछे से कुछ जैसा हिल रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानों जैसा नहीं था। मैंने खुद को पीछे खींचा। मेरे कदम खुद ब खुद गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कह रहा हो, प्रकाश तुमने मुझे देखा था। अब जाना इतना आसान नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी के पास पहुंचा तो मीना अब दरवाजे से बाहर निकल आई थी। उसका चेहरा और भी पीला पड़ चुका था, जैसे उसके अंदर से सारा खून किसी ने चूस लिया हो। उसने धीरे से कहा, अनन्या कुछ अजीब बोल रही है। उसने अभी कहा कि असली अनन्या अब भी उस मोड़ पर खड़ी है। मैं कुछ कहता उससे पहले ही गाड़ी के अंदर से एक आवाज़ आई, कांच पर नाखून घसीटने जैसी आवाज़। हमने झांका देखा, अनन्या खिड़की की तरफ झुकी थी और कांच पर अनन्या के उंगलियों के निशान थे। अनन्या खिड़की की तरफ झुकी थी और कांच पर उंगलियों के निशान थे और कुछ अपनी उंगली से लिख रही थी। धुंध ने शीशे को ढक रखा था, लेकिन उसकी हाथों की हरकत साफ दिख रही थी। उसने लिखा, अब हम तीनों नहीं रहे, अब हम तीनों नहीं रहे, अब हम तीनों नहीं रहे। मीना की सांसें रुक गई। वो एकदम से पीछे हटी। मैंने झट से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अनन्या का हाथ पकड़ा। तुम क्या कह रही हो? कौन है वहाँ मोड़ पर? कौन है वो? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराई। 6:30 बज चुके थे। अंधेरा अब पूरी तरीके से पसर चुका था और हवा एकदम शांत थी, इतना कि पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। अचानक गाड़ी के पीछे से एक पत्थर लुढ़कने की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल पास से आई थी। मैंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं, लेकिन उस मोड़ पर रखी हुई एक मूर्ति सामने दिखी। लेकिन कुछ ही पल में फिर वो मूर्ति गायब हो गई। ये सब कुछ क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अनन्या से पूछा, वहाँ कहाँ गई? वो कहाँ गई? उसने फिर वही बात दोहराई, वो अब अंदर है। मीना ने जोर से चिल्लाया, कौन अंदर है? और तभी अनन्या ने अपनी आँख फिर से घुमाई। इस बार वो काली नहीं थी, वो पूरी तरह सफ़ेद थी, जैसे किसी ने लेंस उसकी आंखों में लगा दिया हो। उसने कहा, अब मुझसे मत पूछो, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। 6:30 बजे का वक्त था, लेकिन अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो चुकी हो। पूरी घाटी में सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी थी। चारों तरफ घना जंगल था और ऊपर से लिपटी हुई सफ़ेद भारी धुंध जो अब गाड़ी के अंदर तक घुस गई थी। मीना ने धीरे से अनन्या का चेहरा अपनी हथेली में लिया, उसकी आंखों में देखा, लेकिन अब वो अनन्या नहीं लग रही थी। उसकी वो आंखें, मुस्कान, चेहरा अनन्या कुछ और ही थी। वो भोलापन, वो मासूमियत, सब कुछ जैसे किसी ने छीन लिया हो, किसी ने उसका चेहरा छीन लिया हो। अब वो वैसे वापस नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में जो शून्य था वो इंसानी शून्य नहीं था, मतलब कि हीन भावना या कुछ भी, मुस्कान कुछ भी नहीं था। मीना की उंगली कांपने लगी। वो माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे कैसे अकेले छोड़ देगी। उसने अनन्या को जोर से गले लगाया, जैसे अब वो कोशिश कर रही हो, बेटा वापस आ जाओ, वहाँ से वापस आ जाओ। लेकिन वहाँ जहाँ वो जा चुकी है, मैंने वहीं गाड़ी के अंदर दरवाजे पर मैं चुपचाप खड़ा था। मेरी आंखें पहाड़ी के उस मोड़ की तरफ
टिकी थी जहां कुछ देर पहले कुछ परछाई या कुछ मूर्ति दिखाई दी थी। उस मोड़ से अब कोई साया नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां की हवा अब बिल्कुल अलग थी, भारी, रुकी हुई, और जैसे किसी ने वहां से अभी अभी कुछ खींच लिया हो। नीलगिरी की हवा में अक्सर कुछ ना कुछ महसूस जरूर होता है।